नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को कवर किया है, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और जाना है कि किस तरीके के प्रश्न आपके दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्न आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, वो सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और रियलाइज कर पाए होंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जानेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि विभिन्न क्षारीय धातु एवं सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शक और समांगी मिश्रण है। यानी कि देखिए, जो विभिन्न क्षारीय धातुएं हैं और जो सिलिकेट हैं, उनके जो अक्रिस्टलीय पारदर्शक और समांगी मिश्रण है, इस मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्लास्टिक, ऑप्शन बी कहता है कांच, ऑप्शन सी कहता है सीमेंट और ऑप्शन डी कहता है कोयला। तो आपको बताना है कि जो विभिन्न क्षारीय धातुएं हैं और उनके सिलिकेट हैं, उनका जो अक्रिस्टलीय पारदर्शक और जो समांगी मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जान चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो क्षारीय धातु और जो सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शक और समांगी मिश्रण होता है, उसको हम कांच कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि अपमार्जक डैश के साथ झाग उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ पर वो डैश के प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा जिसके साथ अपमार्जक झाग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए कहता है मृदु जल, ऑप्शन बी कहता है कठोर जल, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अपमार्जक किसके साथ झाग उत्पन्न करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो साबुन होते हैं आपके, वो मृदु जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो साबुन होते हैं वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अपमार्जक किससे झाग उत्पन्न करते हैं। तो हम अपमार्जक का यूज़ साबुन की अपेक्षा में इसलिए ज़्यादातर करते हैं कपड़े धोने में, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो मृदु जल या कठोर जल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं आपके, वो मृदु जल के साथ तो झाग उत्पन्न करते ही हैं, इसके साथ तो साबुन भी करते हैं, तो अपमार्जक तो ऑब्वियसली करेगा। लेकिन ये जो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं, जबकि साबुन ऐसा नहीं करते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसीलिए जो है कपड़े धोने के लिए हम अपमार्जक का यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों के साथ अपमार्जक झाग उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए और बी दोनों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को पढ़कर रियलाइज कर पाए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त होती है। देखिए, पौधे का यानी कि जो प्लांट्स है उसका कौन सा भाग है जहां से आपको जूट की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन ए कहता है पत्ती से, ऑप्शन बी कहता है फूल से, ऑप्शन सी कहता है तने से और ऑप्शन डी कहता है जड़ से। तो आपको बताना है कि पौधे का वो कौन सा भाग है जहाँ से आपको जूट की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, पौधे का वो भाग है तना, जहाँ से आपको जूट की प्राप्ति होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब आप साबुन का निर्माण करते हैं यानी कि साबुन को बनाते हैं तो सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कहता है जल, ऑप्शन बी कहता है मैल, ऑप्शन सी कहता है ग्लिसरॉल और ऑप्शन डी कहता है सोडियम।
तो आपको बताना है कि साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम साबुन का निर्माण करते हैं तो दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च बसीय अम्ल के साथ हम KOH या फिर NaOH का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से साबुन और उसके साथ एक उत्पाद और बनता है जिसे हम सह उत्पाद के रूप में जानते हैं, और वो होता है आपका ग्लिसरॉल। तो इसको हमने कंटेंट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप इजीली क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे कि 34 क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल, क्योंकि साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में आपको ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि फिनॉल प्लस सांद्र HNO3 H2SO4 की उपस्थिति डैश का निर्माण होता है। यानी कि जब आप फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर एक कंपाउंड का निर्माण होता है, उस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है नोबल का तेल, ऑप्शन बी कहता है पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कहता है प्लास्टिक विस्फोटक और ऑप्शन डी कहता है डायनेमाइट। तो आपको बताना है कि जब आप फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका TNP, जिसे हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यानी कि फिनॉल की क्रिया जब आप सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो आपको प्राप्त होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल का जो अन्य नाम है वो है आपका पिक्रिक अम्ल, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि TNP का अन्य नाम पिक्रिक अम्ल भी है और इसको भी हमने कंटेंट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है। ये जो आपका नोबल का तेल होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका TNG, जिसे हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। और जो आपका प्लास्टिक विस्फोटक होता है ये आपका होता है RDX, यानी कि जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और डायनेमाइट आपको पता है कि ये जो है आपका डायनेमाइट होता है जो TNG की सहायता से बनाया जाता है, जो बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान होते हैं या जो सुरंग होते हैं उनको तोड़ने के लिए, उसमें बमबारी करने के लिए हम डायनामाइट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करने पर किसका निर्माण होता है, तो वो होता है आपका TNP का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका पिक्रिक अम्ल, क्योंकि TNP का अन्य नाम आपका पिक्रिक अम्ल है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट कितना शार्प है और वो आपको किस तरीके से प्रश्नों में घुमाता है। इसके लिए स्टूडेंट जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो उसको डिटेल में, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसको आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, यदि आप उस सब्जेक्ट्स में पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा, कभी आपके 10 में से 6 स्कोर होंगे, कभी आपके 7 स्कोर होंगे, कभी आपके 9 भी स्कोर होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका जो एवरेज स्कोर होगा वो 6 या 6 से नीचे होगा। तो इसीलिए आपको कंटेंट को अच्छे से देखना होता है कि आपके सिलेबस में क्या है और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करने की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। देखिए श्वेत क्रांति बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपसे पूछा गया श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है डेयरी उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी कहता है अंडा उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी कहता है वनों की रक्षा करना और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो स्टूडेंट श्वेत क्रांति का संबंध आपको पता है दुग्ध उत्पादन से है, इसको भी हमने कंटेंट वाले पोर्शंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और दुग्ध उत्पादन को हम डेयरी उत्पादन भी कहते हैं, यानी कि डेयरी उत्पादन बढ़ाना इसका राइट ऑप्शन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए कि श्वेत क्रांति हम डेयरी उत्पादन बढ़ाने को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि पोटाशी उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है। देखिए जो आपका पोटाशी उर्वरक होता है उसमें उपस्थित नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पोटाशी उर्वरक में क्या उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कहता है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कहता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कहता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो अगर आपने पोटाशी उर्वरक यानी कि उर्वरक को पढ़ा है जिसके अंतर्गत हमने नाइट्रोजनी उर्वरक, पोटाशी उर्वरक,
फॉस्फेटी उर्वरक, नाइट्रोजनी फॉस्फेटी उर्वरक, इन सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने वो क्लासेस बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपने उसको रिवाइज किया होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। क्योंकि आपसे पूछा गया पोटाशियम उर्वरक उपस्थित नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? अगर आपको ये पता है किस में उपस्थित होते हैं या पोटाशियम उर्वरक में कौन कौन से उर्वरक उपस्थित होते हैं, कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट भी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। अगर नहीं होता तो वो होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, और यही आपसे पूछा गया है कि पोटाशियम उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, तो नहीं होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है। देखिए बेकेलाइट आपसे पूछा है किस टाइप का प्लास्टिक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन बी कहता है थर्मोप्लास्टिक, और ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका बेकेलाइट होता है वो किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, उसको जैसा शेप आप देना चाहें वैसा दे सकते हैं, और अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो वो उसी रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्लास्टिक जो बेहतर होते हैं इनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने पीवीसी को पढ़ा था, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जो दूसरा टाइप होता है उसका आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो एक इस प्रकार का प्लास्टिक होता है जो एक बार अपनी शेप में आ जाता है, उसको यदि आप दोबारा गर्म करते हैं तो उसे आप दोबारा से दूसरे शेप में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये बहुत ही निम्न स्तर का प्लास्टिक होता है, बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, जिसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था बेकेलाइट, मेलेमिन, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो वो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है हरित सोना क्रांति संबंधित है। देखिए जो हरित सोना क्रांति है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए कहता है चाय उत्पादन से, ऑप्शन बी कहता है बांस उत्पादन से, ऑप्शन सी कहता है केसर उत्पादन से, और ऑप्शन डी कहता है खाद्यान्न उत्पादन से। तो स्टूडेंट देखिए जो चाय उत्पादन है इसको हम बोलते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो इसका संबंध तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन जो सी है आपका वो है आपका केसर उत्पादन, जिसे हम कहते हैं सैफरॉन क्रांति, तो ये भी नहीं है। और जो खाद्यान्न उत्पादन है इसे हम कहते हैं हरित क्रांति, तो इसका भी संबंध नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है कि हरित सोना क्रांति जो संबंधित है वो बांस उत्पादन से है, यानी कि बांस उत्पादन को हम हरित सोना क्रांति के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि विनाइल क्लोराइड के बहुलक के रूप में उपस्थित होता है। देखिए जो विनाइल क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स उसमें बहुलक के रूप में, यानी कि जो बहुलक होता है विनाइल क्लोराइड तो एकलक के रूप में है, इसके बहुलक के रूप में क्या उपस्थित होता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन बी कहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी कहता है पॉलीप्रोपिन, और ऑप्शन डी कहता है पॉलीथीन। तो आपको बताना है कि जो विनाइल क्लोराइड होता है उसमें बहुलक के रूप में क्या उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो उसमें आपको मैंने बहुत सारे प्लास्टिक और उसके उपयोगों के बारे में बताया हुआ है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एकलक के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, बहुलक के रूप में यानी पॉलीमर के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, और इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जिसका फुल फॉर्म आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो वो होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये आपका एक बहुलक होता है और इसके एकलक के रूप में उसमें उपस्थित होता है विनाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है कि विनाइल क्लोराइड में बहुलक के रूप में उपस्थित होता है। तो अगर विनाइल क्लोराइड में बहुलक के रूप में उपस्थित होता है तो वो होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स साइंस में कुछ इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है। इसीलिए क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करते हैं, आप बहुत सारे रिसोर्सेज से चीज़ों को पढ़ते हैं, आप जीएस में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, आप मैथ्स में, साइकोलॉजी में, हर एक सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका स्कोर 90 से नीचे आता
जाता है या 92, 93, 94 तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। ये जो टॉपर्स होते हैं इनकी स्टडी का यही तरीका होता है कि वो कंटेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं प्लस उस पर बेस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ताकि वो ये एनालिसिस कर पाए कि उनका कंटेंट कितना कवर हुआ है और जो उन्होंने कंटेंट कवर किया है उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। यदि आप सही तरीके से सटीक रणनीति के साथ किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम्स के लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ की आवश्यकता होती है। 6 मंथ में आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। इसमें अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो आप कितना भी कर लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपका स्कोर वो पॉजिटिव नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यदि आप सही तरीके से अपना स्कोर 120, 110 से ऊपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हटके तैयारी करना होगा। पहले सिलेबस को एनालिसिस करना होगा, टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा, उस पर बेस प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, तभी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि आप सही चल रहे हैं या फिर गलत। तो ये ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे तरीके को समझ पा रहे हैं और उसी अनुरूप तैयारी कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा जब आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे या फिर जब आप एग्ज़ाम से पहले अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद से ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है निम्न में सफ़ेद रंग का कोयला है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में जो सफ़ेद रंग का कोयला है वो कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी कहता है विटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी कहता है लिग्नाइट कोयला और ऑप्शन डी कहता है पिट कोयला। तो स्टूडेंट्स कोयले को यानी कोल को भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं और वो कार्बनिक मात्रा के आधार पर उनको हम डिटेल में जानते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें एक प्रकार का कोयला है जो सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि व्हाइट कलर में होता है। तो इजीली आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोयला है आपका एंथ्रासाइट कोयला, ये व्हाइट कलर का होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है लगभग 95% के आसपास होती है और ये भारत के सिर्फ एक ही जगह पर मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। तो ये व्हाइट कलर का कोयला आपका एंथ्रासाइट कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है और इसीलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि धूप के चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए जब आप धूप में चश्मा यूज़ करते हैं यानी कि धूप के चश्मे बनाते हैं तो उसमें एक प्रकार का कांच यूज़ होता है। उस कांच का आपसे नाम पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है कठोर कांच, ऑप्शन बी कहता है क्रूक्स कांच, ऑप्शन सी कहता है फोटोक्रोमेटिक कांच और ऑप्शन डी कहता है सोडा या मृदु कांच। तो आपको बताने हैं कि जब आप धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो कांच आपके चश्मे में लगा हुआ होता है वो कांच किस प्रकार का कांच होता है। तो इसको मैंने स्टूडेंट्स आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में कांच को बहुत अच्छे से कवर कराया है और उनमें कांच के प्रकार और उनके उपयोग, किस में किस कांच का उपयोग किया जाता है, उनको भी मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि धूप के चश्मे में जिस कांच का प्रयोग हम करते हैं वो होता है आपका फोटोक्रोमेटिक कांच। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक में उपस्थित होता है। देखिए जो आपका नाइट्रोजनी उर्वरक होता है उसमें उपस्थित होता है, यानी क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन ए कहता है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी कहता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कहता है बेसिक कैल्शियम। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट, तो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो नाइट्रोजनी उर्वरक है उसमें उपस्थित होता है, कौन कौन से उपस्थित होता है, यानी नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या क्या उपस्थित होता है। तो उसमें एक तो यूरिया उपस्थित होता है, आपको पता है 46%, उसके बाद अमोनियम सल्फेट होता है लगभग 25%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है लगभग 25% और बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट होता है आपका लगभग 26%। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजनी उर्वरक में उपस्थित होता है, तो आपका अमोनियम सल्फेट भी उपस्थित होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी उपस्थित होता है और बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट भी उपस्थित होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि नाइट्रोजनी उर्वरक में उपस्थित होते हैं उपरोक्त सभी।
उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी है। देखिए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है यानी कि जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग। ऑप्शन बी कहता है विज्ञान के गणितीय अनुप्रयोग। ऑप्शन सी कहता है उपरोक्त ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली पहुंच पाए होंगे कि जब आप विज्ञान के नियमों और जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं इनका जब आप अनुप्रयोग करते हैं तो उसी को ही हम विज्ञान प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी आपके विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि औषधीय साबुन में कौन सा साल्ट मिला हुआ होता है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हो जाएगा आपका टे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो औषधीय साबुन है यानी कि जो आपके औषधीय साबुन होते हैं इसमें कौन सा सॉल्ट मिला हुआ होता है। ऑप्शन ए कहता है एक्स्ट्रा कोलिजन। ऑप्शन बी कहता है सेंट्रा कोलिजन। ऑप्शन सी कहता है एट्रा कोलिजन। और ऑप्शन डी कहता है टेटमासोल। यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, ये टेटमासोल है। तो औषधीय साबुन में आपको बताना है कि कौन सा सॉल्ट मिला हुआ होता है। अगर आपने साबुन को डिटेल में पढ़ा है, साबुन और अपमार्जक को, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको नहाने के साबुन के 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें मैंने आपको औषधीय साबुन के बारे में भी बताया है। जो खाज खुजली के लिए हम औषधीय साबुन का प्रयोग करते हैं उसमें एक प्रकार का सॉल्ट मिला हुआ होता है और उस सॉल्ट का नाम होता है आपका एट्रा कोलिजन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने शब्द दिए हैं एक्स्ट्रा कोलिजन। यानी कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर एक्स को आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ए के साथ भी जा सकते हैं, और अगर आप ए के साथ जाते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। सेंट्रा कोलिजन नाम का कोई सॉल्ट होता नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। और टेटमासोल आपके साबुन का नाम होता है जिसका विज्ञापन आप टीवी में देखते होंगे। अजय देवगन जी इसका विज्ञापन करते हैं। टेटमासोल साबुन का यूज औषधीय साबुन यानी खाज खुजली को मिटाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि औषधीय साबुन में कौन सा सॉल्ट मिला हुआ होता है। तो जो सॉल्ट मिला हुआ होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका एट्रा कोलिजन का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जो जनक है वो किनको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए कहता है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी कहता है एंटोन डी वरी। ऑप्शन सी कहता है NE बारलोग। और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जब हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियों को पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने लगभग 27 क्रांतियों को डिटेल में स्टडी किया है, जिसके अंतर्गत आपने एक क्रांति पढ़े होंगे जिसका नाम है हरित क्रांति। तो उसके जनक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि उसके जो जनक होते हैं वो आपके NE बोरलॉग साहब है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके NE बोरलॉग साहब माने जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है। देखिए जो डायनामाइट है जिसका यूज़ आप सुरंगों में विस्फोट करने के लिए या फिर पहाड़ या बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए करते हैं, तो इसके खोजकर्ता कौन है, यानी कि इसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है हेंस हेनिंग। ऑप्शन बी कहता है अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन सी कहता है न्यूटन। और ऑप्शन डी कहता है ऑटो हन। तो आपको बताना है कि डायनेमाइट के जो खोज करता है वो कौन है। तो अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत हम एक्सप्लोजिव पढ़ रहे थे, तो एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक के अंतर्गत मैंने आपको TNG के बारे में बताया, TNT के बारे में बताया, TNP के बारे में बताया, RDX के बारे में बताया, उसके बाद डायनामाइट के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो क्लासेस अच्छे से देखी है तो आप इजीली पहुंच सकते हैं कि डायनामाइट के जो खोज करता है वो आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज लगभग 1867 ईस्वी में की थी। तो इसके बारे में हम कंटेंट वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं और वहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है। तो डायनामाइट के खोजकर्ता है आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब।
उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि अंगूर की खेती को कहते हैं। देखिए जो अंगूर की खेती आप करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है पिसिकल्चर, ऑप्शन बी कहता है विटिकल्चर, ऑप्शन सी कहता है एपीकल्चर, ऑप्शन डी कहता है फ्लोरिकल्चर। तो आपको बताना है कि जो अंगूर की खेती है उसको क्या कहा जाता है। तो कल्चर से संबंधित हमने बहुत सारे कल्चरों को स्टडी किया है, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटिकल्चर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जबकि पीसी कल्चर को मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर आपके फूलों के उत्पादन से संबंधित है, जबकि विटिकल्चर आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है कि सीमेंट का रासायनिक नाम है। देखिए आपको बताना है कि जो सीमेंट होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी कहता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन सी कहता है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और ऑप्शन डी कहता है जिप्सम। तो सीमेंट को भी हमने डिटेल में पढ़ा है, सीमेंट का रासायनिक नाम क्या होता है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, किसकी कितनी मात्रा होती है, ये सभी चीज़ें हम कंटेंट में पढ़ चुके हैं और वहीं से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं कि सीमेंट का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि सीमेंट का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत ये आपका लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है कि दाढ़ी बनाने वाले साबुन में झाग किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए जब आप दाढ़ी बनाने वाले साबुन का प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में झाग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो झाग उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो दाढ़ी बनाने वाले साबुन होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होते, वो आपके ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसमें झाग मैक्सिमम मात्रा में उत्पन्न की जाती है और ज़्यादा मात्रा में झाग उत्पन्न करने के लिए उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं रखा जाता, वो ट्यूब फॉर्म में आता है और उसमें एक रासायनिक तत्व मिलाया जाता है जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में झाग उत्पन्न होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उस रासायनिक तत्व का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए कहता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कहता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कहता है सोडियम रोजिनेट और ऑप्शन डी कहता है सोडियम सल्फेट। तो स्टूडेंट दाढ़ी बनाने वाले साबुन में झाग जो है वो आपके उत्पन्न होते हैं सोडियम रोजिनेट के कारण, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज किया होगा और इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लगभग सभी प्रश्न आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट्स आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।